और हम अगले सत्र को प्रारंभ करें उससे पहले आपको आईसीएस संस्थान से संबंधित एक वीडियो यहां पर दिखाना चाहेंगे। आईसीएस कोचिंग सेंटर एक ऐसा संस्थान जो एस्पिरेंट्स के लिए एक डिजिटल विजन पेश करती है ताकि वो वन स्टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी कर सके। सरकारी नौकरी में आईसीएस से सुरक्षित भविष्य वाले युवाओं को समाज सकारात्मक नजरिए से देखता है। 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों में प्लेसमेंट, 100 से ज्यादा टॉपर्स के साथ आईसीएस कोचिंग सेंटर के छात्र लगातार नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। लिहाजा आईसीएस कोचिंग सेंटर सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी को हर संभव प्रयास से सुविधाजनक बनाता है। इसीलिए हमारे ई लर्निंग मॉड्यूल में आपको मिलेंगे विशेषज्ञों द्वारा निर्मित शानदार नोट्स, लाइव और रिकॉर्डिंग कक्षाएं, 1 साल तक 24/7 एक्सेस यानी पढ़ो कहीं भी कभी भी, प्रश्नों पर परिचर्चा, कार्यक्रमों के लिए नोटिफिकेशन, क्लास पीडीएफ, डाउट क्लासेस, हर सप्ताह ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, 24/7 सहायता हेतु स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल, पिछले साल के एग्जाम पेपर, वो भी हमारे एक्सपर्ट स्टाफ के अमूल्य मार्गदर्शन में। आईसीएस कोचिंग सेंटर के छात्र सरकारी नौकरियों में शानदार प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके पास है आईसीएस कोचिंग सेंटर का साथ। इसमें विशेषज्ञों और स्थायी शिक्षण स्टाफ, 100% बैच, हर साल टॉपर्स के नाम शामिल। सबसे कमजोर छात्रों के लिए भी बुनियादी से उन्नत स्तर की शिक्षा, प्रधान कार्यालय के समान सभी शाखाओं में अद्वितीय कक्षाएं, बेहतर तैयारी के लिए ताकत और कमजोरी के आकलन के लिए नियमित परीक्षण मिलता है। आईसीएस कोचिंग सेंटर अपनी टैगलाइन सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस को सिद्ध कर रहा है। और चलिए अगले सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अब इस सत्र को यहाँ से मंच से संभालेंगी मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी। शुक्रिया वरुण जी। और जैसा कि इस सत्र को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो कोशिश यहाँ पर यही हमारी रहेगी कि आखिरकार वो तमाम मुद्दे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं सोनीपत को लेकर और सोनीपत के विकास के मुद्दों को आपने जाना, यहाँ की राजनीति को आपने यहाँ पर देखा कि किन किन मुद्दों को इस मंच से उठाया गया है और काफी गहमा गहमी जो है वो इस मंच पर देखने को मिली। लेकिन अब बात होगी सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद आज हम सब यहाँ पर हैं उसी चीज की वजह से, और वो है शिक्षा। और हमारे बीच जो बेहद खास मेहमान हैं उनसे आज हम जानेंगे कि आखिरकार सोनीपत और खासकर शिक्षा को लेकर, प्रदेश में शिक्षा को लेकर किस तेजी के साथ बदलाव जो है वो आया है और क्या कुछ बदलाव बहुत जरूरी है, ये समझने वाली बात होगी। तो चलिए अब मैं शुरुआत यहाँ पर करती हूँ। सबसे पहले मिस्टर नवीन गुलिया जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि एक अच्छी शिक्षा मिलना हर छात्र के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है और शायद यही वजह है कि ये अधिकार है, ये सभी का अधिकार है जो कि मिलना चाहिए। अगर बात हरियाणा की यहाँ पर की जाए तो किस तरीके से इन सालों में शिक्षा का जो स्तर है उसे बदलने का काम हुआ है, उसमें एक आधुनिकीकरण, क्योंकि हमने कोरोना का काल देखा है, उसके बाद के परिस्थितियों को हमने, चुनौतियों को देखा है। सर, किस तरीके से हरियाणा में शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारा गया, उसमें सुधार आया है? सबसे पहले मैं जनता टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस मंच पर हमें आने का मौका मिला और जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी प्रयास, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ताकि हम आप लोगों को सभी के साथ इसको शेयर भी कर सकें। तो इसके लिए हमारा सरकारी जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका एक ही मोटिव है कि जो बच्चा, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े चाहे वो प्राइवेट में पढ़े, उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। अगर मैं बात करूं, आपने जैसे बात की कोरोना टाइम की, तो कोरोना टाइम के अंदर जो बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक, उनके पास पेरेंट्स के पास उतने
इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे कि वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर सकें। तो इसके लिए हमारे पिछले साल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का ये एक विचार था कि हमारे इन सभी बच्चों को पूरी सुविधाएं हम दें। तो इसके लिए सभी जो बच्चे हमारे 10th, 11th और 12th उन सभी बच्चों को टैबलेट भी दिए गए हैं। और टैबलेट के अंदर भी हमारा एक पेल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी चैप्टर वाइज वो बच्चा उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर सके और उस काम को कर भी सके। और उसके लिए पेरेंट्स ने उस चीज को बहुत सराहा भी है और निरंतर हमारा ये प्रयास है कि एक अच्छा जो कंटेंट है उस पेल सॉफ्टवेयर के अंदर के माध्यम से बच्चों के पास पहुंच सके। दूसरा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत ही ये भी प्रयास रहा है कि जितने हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक सबसे बड़ा इशू रहा है उसके अंदर भी हमारे सबसे पहले पूरे स्टेट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर एक खंड का चयन किया गया जिसमें हमारा जितना भी सिविल वर्क है उन स्कूलों के अंदर करवाया जा सके, क्योंकि एक अच्छा माहौल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक माहौल भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, जहां तक ड्यूल डेस्क की बात है तो पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को इस साल तक का ये प्रयास है सरकार का कि सभी बच्चों को ड्यूल डेस्क एक अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड भी कर सकें। और सबसे फर्स्ट फेज में जो लास्ट हमारे पास जो ईयर था उसके अंदर हमारे सभी जिलों के अंदर से एक खंड का पायलट प्रोजेक्ट में चयन किया गया। और इसके अलावा जितने हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल है उन सभी के बच्चों को ड्यूल डेस्क जो है स्कूलों के अंदर वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और एक सबसे अच्छा मैं बताऊंगा कि जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे पास जो हर एक खंड के अंदर से सबसे पहले फेज में एक स्कूल का चयन किया गया, जिसके अंदर हमारे पास वो एफिलिएशन भी सीबीएसई से है। और जो उन टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था वो भी एक अलग प्रोसीजर अडॉप्ट किया। उसके अंदर जो टीचर्स हमारा सेंटा के थ्रू जो क्वालिफाई कर पाएंगे वही एक जो टीचर्स हैं वो इन मॉडर्न संस्कृति स्कूल में आएंगे। पर्पज यही है कि इन बच्चों को सभी को अच्छी से अच्छी जो है गुणवत्ता की शिक्षा, यानी कि तीनों में बातें की आपके, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूल डेस्क हो, तो बेस्ट टू बेस्ट यही संकल्प है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान शिक्षा विभाग करवा पाए। बिल्कुल, तो ये तो सर ने पूरा टिप टू टू बता दिया कि किस तरीके से शिक्षा विभाग जो है अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जा सके बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को, वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन वाकई में स्थिति क्या है और किन किन चीजों की जरूरत है ताकि शिक्षा में सुधार बहुत ज्यादा आ सके, ये समझना बहुत जरूरी होगा। और ये वो समझता है जो कि खुद एक शिक्षक भी है। और अगर सोनीपत में आज हम आए हैं, सरकारी नौकरी की गारंटी मतलब आईसीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, परिमल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं और एक बहुत लंबा सफर आईसीएस का रहा है सर। और इसकी सक्सेस को मुझे नहीं लगता कि कुछ शब्दों में, कुछ चंद शब्दों में हम इसे व्याख्यान इसका कर सकते हैं। लेकिन परिमल जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, ये सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन आईसीएस जो नए आयाम स्थापित कर रहा है वो ये बताता है कि देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। मैम जो है, जैसे आईसीएस का सफर बहुत संघर्षपूर्ण नहीं रहा, ये बस धीरे धीरे जो है, जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी यहाँ पर 10-20 बच्चों से शुरुआत की, फिर उसके बाद बच्चे बढ़ते गए और सिलेक्शन होते गए। हर डिपार्टमेंट में आपको आईसीएस के स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो उतना संघर्षपूर्ण हमारा जो है सफर इस प्रकार से नहीं रहा जैसे जर्नली लोगों के रहते हैं। आईसीएस खोलने से पहले मैंने जो है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया था, तो वो एक्सपीरियंस बहुत काम आया उस बात के ऊपर। लेकिन जो पढ़ाई की बातचीत जो चल रही थी, अभी जो डीओ साहब भी जो कह रहे थे और जो सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिस टाइम पर लोग अपने बच्चों को मोबाइल से हटाने की सोच रहे हैं, सरकार उस टाइम पर मोबाइल के साथ जोड़ने की सोच रही है। और इस स्टेप को जिस टाइम पर सरकार ले रही थी और जिस टाइम पर जो ये कोरोना का टाइम था, उस टाइम पर जो मोबाइल का दौर पर आया और बहुत प्रचलन बढ़ा और पढ़ाई के ऊपर जो है ऑनलाइन का जो मामला आया, तो नॉलेज इंफॉर्मेशन वहां से डाउनलोड तो हो सकती है, पर जो ज्ञानी बच्चे बनने हैं ना, वो बनते नहीं हैं। और ऑनलाइन का रिजल्ट मेरे ख्याल से हर एक आदमी के सामने है। इस बात को मैं बहुत डिबेट्स में बोल भी चुका हूं। अब सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं के अंदर जैसे अब जो है डीओ साहब ने भी बताया और बहुत लोगों ने बताया
तो वो जो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और बच्चे कितना जो है ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे, ये जो है समय ने बता ही दिया है मेरे ख्याल से। और अब जो है जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने बड़े बड़े जो है ऑनलाइन ऐप और जो इस प्रकार के टैब दिए थे, शायद वो जो है बिल्कुल मुंह की खा चुके हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन पढ़ाई, और कौन पेरेंट्स ऐसा है जो ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर जो अब निर्भर है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, जैसे डीओ साहब अभी बता रहे थे कि जो है मॉडल संस्कृति स्कूल हरियाणा में बनाए गए, उनको सीबीएसई से एफिलेटेड किया गया। हरियाणा सरकार, हरियाणा बोर्ड जो है उससे एफिलेशन हटा करके सीबीएसई के साथ करके क्या दिखाना चाह रहे थे कि हरियाणा बोर्ड का फ्यूचर क्या है। क्या हरियाणा बोर्ड से जो लोग पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर सेफ नहीं है, और हरियाणा बोर्ड में सीबीएसई वाली क्वालिटीज और ये सब चीजें क्यों नहीं है। हरियाणा सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बार बोला है, जैसे एजुकेशन के ऊपर ही चिराग योजना सरकार ने बनाई। डीओ साहब के साथ भी जो है मुझे बुलाया गया था, उस टाइम पर साहब जो है डीओ नहीं थे, बीओ थे, और एसडीएम साहब के पास वहां जा करके कि आपने ये बातें गलत बोल दी कि प्राइवेट स्कूल का अगर कोई स्टूडेंट बीपीएल के नीचे का है, 1,80,000 से कम इनकम है, तो उसकी फीस सरकार देगी। मेरे ख्याल से 1,100 रुपए तब बात थी, अब 1,700 या 1,800 रुपए दिए जाते हैं उसके नाम के। उस पे भी विवाद रहता, हर रोज का पता नहीं किस प्रकार से ये प्राइवेट स्कूल का और सरकार का और बच्चों का हर रोज ही डिस्प्यूट रहता है। जब से ये इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, कोई स्मूथ पढ़ाई तो है नहीं। अब बच्चों को हरेसमेंट होते, कभी उस स्कूल में जाएं ना जाएं, पेरेंट्स का झगड़ा हो रहा, कभी धरने हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। तो जो इस प्रकार की योजनाएं आती हैं, और मॉडल संस्कृति स्कूल में अगर 1,80,000 रुपए से ज्यादा की इनकम है तो उसमें उसकी फीस लगेगी 500 रुपए, उसको जमा करवाने हैं। अब सरकारी स्कूलों में जहां फ्री एजुकेशन होनी चाहिए वहां पर पैसे लिए जा रहे हैं, उसको हरियाणा बोर्ड से हटा करके सीबीएसई बोर्ड पर जोड़ा जा रहा है। और ऑनलाइन जो ये एजुकेशन है ये किस प्रकार से कितना भला कर रही है, रियल ग्राउंड पर तो मुझे नहीं दिख रहा है। और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, वो हर जगह पर चली थी, चिराग योजना वाली बात, वो सभी अपोजिशन की पार्टियों ने भी बबीता मैम के नाम से ही जो है उसको लगाया था कि किस प्रकार से सरकार स्कूलों को बंद करने का जो है रास्ता अख्तियार कर रही है। अब डीओ साहब की जो उस अधिकार क्षेत्र तक ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक एक बात को हमने बहुत जिम्मेदारी के साथ हर स्टेप पर उठाया, बोला, बताया, लोगों को जागरूक किया। और एजुकेशन के अंदर जो नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए वो सही नहीं लिए जा रहे हैं। कल भी बबीता मैम की हरियाणा बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ जो है इंडिया न्यूज हरियाणा के ऊपर जो है डिबेट थी, उसमें जो है गई हुई थी और कई सजेशंस हम लोगों ने वहां भी दिए थे। लास्ट वीक मेरी जो है हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष के साथ जो है जो उनके साथ बातचीत हुई थी, उसमें भी जो है कई सजेशंस हम लोगों ने दिए थे। हरियाणा सरकार को इन बातों के ऊपर दोबारा से थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, और एजुकेशन के ऊपर पॉलिसीज को उस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि बाद में ये जो है जो एजुकेशन सरकारी स्कूलों से हटकर के प्राइवेट स्कूलों पर और प्राइवेट स्कूलों से भी हटकर कोचिंग सेंटरों में जाके सिमट गई है, तो इसके ऊपर सरकार के स्टेप्स ज्यादा सही लेने की जरूरत है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सर ने बात कही है कि ये सब चीजें जो है सरकारी या प्राइवेट स्कूलों के बीच में या इंस्टीट्यूट्स के बीच में ही आकर क्यों ठहर गई। लेकिन परिमल जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी। कोरोना का दौर जब था, आपने शुरुआत में कहा कि आधुनिकता के नाम पर बच्चों को टैबलेट्स और मोबाइल्स पकड़ा दिए गए हैं, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि कोरोना के बाद ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा आसान हो गई कि अगर कहीं पर फ्लड आया है या कहीं पर कुछ आया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस वहां पर चल पा रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये आधुनिकता के दौर में शिक्षा को भी आधुनिक बनना चाहिए? ऑनलाइन एजुकेशन का कितना इफेक्ट बच्चों की लाइफ में है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बच्चों के साथ हर रोज जुड़ा हुआ हूं जी। मैं ऐप चलाता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन देता हूं, और हर रोज बोलता हूं कि ऐप के भरोसे जो लोग बैठे हैं ये बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे। मैं अपनी चीज की बुराई करता हूं। जो चीज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी को ऐप पर भी चलाता हूं, लेकिन ऐप के ऊपर पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जब बच्चा घर के अंदर बैठ करके पढ़ता है तो कभी मामा आ रहा, कभी मौसी आ रही, कभी माँ का सर में दर्द हो रहा, कभी काम हो रहा है, कभी जवार उतर रही, कभी कुछ हो रहा है। जो ग्रामीण परिवेश है या शहरी परिवेश भी है, उसके अंदर अकेला बच्चा बैठ करके मोबाइल पर कितनी देर तक पढ़ लेगा। पढ़ना अगर इतना आसान काम होता ना तो बच्चों को पीटना ना पड़ता स्कूलों में, जो हर रोज की घटनाएं आती है और जिन
ये जबरदस्ती लगाना पड़ता है, घर वालों को जबरदस्ती भेजना पड़ता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है। जी। और हर एक आदमी जो भी आज सक्सेसफुल है ना, उनको टीचर्स ने और पेरेंट्स ने जबरदस्ती पढ़ाया है। ऑनलाइन ऐप दे करके अगर इतना आसान पढ़ना होता तो सारी दुनिया पढ़ लेती, कहाँ है वो पढ़ाई। ठीक ठीक, नवीन गुलिया जी। ऐसा है जी। परिमल जी, हमने ये कहा कि जो टैबलेट का जो ऑनलाइन है, हमने यही नहीं कहा कि टीचिंग का केवल अकेला यही मोड रहेगा। ये स्कूल के अंदर जो टीचिंग टीचर करेगा, ये उसके अलावा एडिशनल है बच्चे को वो देने के लिए। क्योंकि आपने ये कहा कि मोबाइल एडिक्ट बनाने का वो नहीं है। देखिए, घर के अंदर जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज हैं, उन सभी ने वो सभी फैसिलिटीज अपने बच्चों को प्रोवाइड की हैं। आवश्यकता है कि टैबलेट बच्चा घर के अंदर यूज करे, लेकिन वो टीचिंग के लिए करे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका बच्चा जो पर्टिकुलर डिवाइस उसको दी गई है, उसका किस ढंग से प्रॉपरली वो यूज भी करे। तो ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि टोटल हमारा सिस्टम वो ऑनलाइन रहेगा। ये हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम रहेगा, इसमें एक बच्चों को एडिशनल एडवांटेज कि मैं आपको सिंपल बात देता हूँ। स्कूल के अंदर एक एकेडमिक चैप्टर टीचर ने करवा दिया, अब वो बच्चा, अब परिमल जी ने कहा कि जो कोचिंग सेंटर है ये वहाँ है, तो वो बच्चा जिसके पेरेंट्स के पास इतना इनकम नहीं है, वो चीजें उसके अंदर वो उन सेंटर में बच्चा नहीं जा सकता, तो क्या उस बच्चे को आगे पढ़ने का राइट नहीं है? डेफिनेटली है। तो मैंने ये जो सॉफ्टवेयर बताया, इसके अंदर क्या है कि जो एक कंपटीशन टेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस है, उसी के ऊपर बच्चों का ज्यादा फोकस है। तो दूसरा, ये तो मैंने उनका ये जवाब दिया। दूसरा कहा कि सीबीएसई के अंदर स्कूल ले गए। आप एक चीज देखिए, अगर सरकार अपने आप को पेरेंट्स की जो डिजायरमेंट है मेन बेसिकली, अगर उसके अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को अपडेट करती है, तो उसमें किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन एक बच्चा सीबीएसई स्कूल के अंदर है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उनका फीस स्ट्रक्चर देखते हो, तो 10 से लेके 20-20 हजार रुपए तक पर मंथ पेरेंट्स को फीस भरनी पड़ती है। और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को केवल करेज किस चीज का सबसे ज्यादा रहा? सीबीएसई का। अगर पेरेंट्स 15 से 20 हजार और वेल क्वालिफाइड टीचर, बिल्कुल, अगर वही एजुकेशन 500 या 700 रुपए के अंदर अगर बच्चों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, तो मैं ये मानता हूं कि इस तरह के जो स्टेप्स की हम सभी को हर चीज से आगे हटके उसकी बल्कि प्रेज ही करनी चाहिए। तो सरकारी स्कूलों को भी तो यहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए। पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहां पे तो इस बात की डिबेट है कि सरकारी स्कूल, वहां की सरकार ये कहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे जो है प्राइवेट छोड़ के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। सर नहीं, मैं यही कहा है कि जब हमने मॉडल संस्कृति का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो प्राइवेट स्कूल से बच्चे हमारे स्कूलों में आए। मैं ये कह रहा हूं कि डबल से भी ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारी बढ़ी है। जो बच्चे हमारे सीबीएसई एफिलिएट, यानी कि अगर पेरेंट्स को सीबीएसई का क्रेज था, हमने वेल क्वालिफाइड टीचर वहां पे लगाए हैं, तो वो उनको चीजें वहां पर सारी सुविधाएं हैं। अब क्या है, अगर मैं बात करूं मॉडल संस्कृति की, तो कौन सी फैसिलिटी ऐसी है जो आज वहां बच्चों के पास नहीं है? एस्ट्रोनॉमी लैब वहां है, अटल लैब वहां पे है, लैंग्वेज वहां पे लैब है, वर्किंग कंप्यूटर्स हैं, जो सुविधाएं उनको चाहिए। और 500 से लेकर 700 रुपए पर मंथ में अगर वो पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि और ये आप देखना, जैसे जैसे ये चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा, जो स्टेप्स उठाए हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर भी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी और प्राइवेट स्कूल से बच्चे हमारे पास आएंगे। परिमल जी, क्योंकि इनका कहना है कि समय की डिमांड है यहाँ पर, अब बच्चे अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं तो फिर क्या करें? मैम, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जो है सीबीएसई जिस लेवल पर है, उसी लेवल पर हरियाणा बोर्ड को ही क्यों ना ले जाया जाए, और पेरेंट्स जो सीबीएसई की डिमांड कर रहे हैं, तो सीबीएसई के इक्विवेलेंट हरियाणा बोर्ड को क्यों नहीं होना चाहिए? हरियाणा बोर्ड को सीबीएसई से पीछे क्यों कर दिया गया? एक टाइम था जिस टाइम पर हरियाणा बोर्ड टोटली सीबीएसई को फॉलो करता था, आज नहीं कर रहा है, और आज पेरेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं। अब जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्कूलों में मिल रहा है, लेकिन ये कितने लोग हैं? और जो बाकी हरियाणा बोर्ड से पढ़ने वाले लोग हैं, तो उनके फ्यूचर की जिम्मेदारी सरकार की क्यों नहीं होनी चाहिए? सीबीएसई के लेवल पर ही हरियाणा बोर्ड को होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप जो है उस आधुनिकता की तरफ मत चलिए। और सर जो है ना, रियलिटी ये है कि हरियाणा को विदेशों में कई जगहों पर ब्लॉक कर दिया गया है। हरियाणा बोर्ड की वहां पर वैल्यू 0 गिनी जाती है। जैसे विदेश में बच्चा जाता है, वीजा लगाता है, ओपन स्कूल से अगर वो पढ़ के गया है, तो उसकी वीजा की फाइल को ऐसे फेंक देते हैं, चल
कुछ नहीं है। तो उसी कैटेगरी में धीरे धीरे हरियाणा बोर्ड भी आता जा रहा है, और तो हरियाणा बोर्ड के ऊपर ये काम किया जाना चाहिए, और जैसी वैल्यू सीबीएसई की है वैसे ही हरियाणा बोर्ड की भी होनी चाहिए। एग्जाम्स के अंदर जो नकल होती है वो आपसे छिपी हुई नहीं होगी। अभी जो है जैसे बोर्ड की तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि स्कैन कोड लग गया, बाकी चीजें हो गई, लेकिन फिर भी रियलिटी ये है कि नकल बहुत बड़े पैमाने पर होती है। बहुत अच्छे मार्क्स लिए हुए बच्चे फाइनली जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये जो है एक चैलेंज है। और जैसे पढ़ाई है जिसके दम पर जो है चांद पर भारत पहुंच गया, कितने गर्व की बात हर एक भारतीय के लिए है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को एजुकेशन का वो प्लेटफॉर्म हर जगह पर देना चाहिए, और सरकार की तरफ से इस प्रकार के रिसर्च की और बाकी चीजों की सुविधाएं होनी चाहिए। अभी जो है हम लोगों ने 2 सेशन देखे हैं। इससे पहले जो राजनीति के लोग हरियाणा के सोनीपत के यहाँ पर थे, किस प्रकार से यहाँ पर जो ये बंदर बांट यहाँ चली, किस प्रकार से मामला यहाँ चला है, ये सभी लोग शाम को इकट्ठे बैठ करके और प्लान करते हैं, और सुबह उठ करके फिर अपने अपने जो है जा करके फिर अपने चोले पहन करके फील्ड में उतरते हैं, और शाम को फिर इकट्ठे बैठ करके प्लान करते हैं। सोनीपत के रोड्स के ऊपर पिछले 5 साल से बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मनोहर लाल जी आए थे। यहाँ पर आने के बाद मेरा सवाल, मैंने तो तब भी माइक मांगा था कि क्या जब यहाँ पर 2 दिन का प्रवास मुख्यमंत्री जी का रहा तो किसी भी आदमी ने सोनीपत की सड़कों की हाल वहां पर उनको दिखाया? अब जो है जिम्मेदार तो चाहे निगम की सरकार है, चाहे कांग्रेस का एमएलए, चाहे बीजेपी का एमएलए, चाहे जो भी है, जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री को ही होना चाहिए ना। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री को ही शिक्षा के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। अब कहीं पर कौन सी पार्टी की सरकार है या कौन सा एमएलए है या क्या है, तो वो सारी बातें तो जिम्मेदार तो आखिर प्रदेश का अध्यक्ष ही होना चाहिए, प्रदेश का मुखिया ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के बयान ये आता है कि रोजगार, शिक्षा और बाकी चीजों के ऊपर अगर सरकार हमें मौका देगी तो ठीक है, और नहीं तो हम तान के सोएंगे। ये बयान जो है एक मुख्यमंत्री का ज्यादा अच्छा सा मुझे तो नहीं लगा। बाकी मुझे नहीं पता कि मीडिया और बाकी लोग इस बात को किस नजर से देखते हैं। रोजगार की बात हुई, बिना शिक्षा, जो बिना खर्ची बिना पर्ची, तो मुख्यमंत्री जी के इस बात में 100 नंबर है। लेकिन इस पिछले 5 साल में पेपर हुए ही नहीं, भर्तियां हुई नहीं। हरियाणा कौशल विकास ने जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम है HKRN, उसके माध्यम से कौन से क्राइटेरिया के तहत भर्तियां हो रही हैं, कब भर्तियां निकल रही हैं, कब रिक्रूटमेंट हो रही है, उस बात की जानकारी कोई है ही नहीं। अब जो स्कूली एजुकेशन है उसका रोजगार से क्या संबंध है, इन बातों के ऊपर कोई चर्चा कभी है ही नहीं। तो इन बातों के ऊपर जैसे हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, और हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा का विकास अगर नहीं होगा, शिक्षा के ऊपर प्रॉपर बातचीत नहीं होगी। हम लोग तो देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और प्योरली अगर गवर्नमेंट और स्कूलों में वो बात नहीं होगी तो हमारा बेनिफिट है। लेकिन ये बात नहीं है कि हम अपने बेनिफिट के लिए गलत बात बोलें। हम लोग तो लगातार सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनको शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और फिर जो बाकी मुद्दे हैं उनके ऊपर भी काम करना चाहिए। मैं बोलना चाह रहा था उस टाइम पर भी कि हरियाणा के अंदर, ये सोनीपत के अंदर, अब वहां से यहां तक आइए, कहीं पर भी जाइए, कितना बुरा हाल सड़कों का है। डीओ साहब भी इस बात से जो है एग्री करेंगे। दूसरे नंबर पर कहीं हाउस टैक्स का मसला है, कहीं पर जो है रजिस्ट्री का मसला, कहीं पर पीपीपी का। परेशान बहुत ज्यादा है जनता। और पिछले 5 साल से रोजगार की जो जैसे ये रिक्रूटमेंट जो है लगातार लटकी पड़ी है, तो वो भी मामला ज्यादा गंभीर है। और सरकार जो ना सुनने के मूड पर है नहीं। युवाओं ने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन सब कुछ करके देख लिया, सीईटी का मसला सुलझा ही नहीं सरकार से जी। तो इस प्रकार की चीजों को मैं जो आपके माध्यम से जो है चाहता हूं कि ये अगर कहीं सरकार तक, प्रशासन तक या बाकी जगहों तक जाए, और एक जो जिम्मेदार चैनल है, वरिष्ठ लोग इसके अंदर हैं, आप लोग सभी नेताओं से मिलते रहते हैं, तो उन बातों को भी बीच बीच में जो है अगर रख दें तो हमारी तरफ से बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे होते हैं जब चुनाव आते हैं तो ये बहुत जोर शोर से उठते हैं, और मुझे लगता है कुछ समय बाद ही ये मुद्दे जो है शुरू हो जाएंगे उठने के लिए। चलिए, इस मन से उठे हैं तो इसकी शुरुआत आप यहीं से समझिए। क्योंकि सर नवीन जी, क्योंकि इन बातों का जिक्र सर यहाँ पर कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड तो हरियाणा बोर्ड क्यों नहीं है? हरियाणा बोर्ड को आप उठाने के क्यों भी यहाँ पर बीड़ा नहीं होता है? और दूसरा सवाल यहाँ पर है कि आखिरकार रोजगार, बेरोजगार, ये जो तमाम चीजें हैं वो जाहिर तौर पर युवाओं से जुड़ी हुई हैं, और शिक्षा एक पिलर है उसका। तो हरियाणा में इस स्तर पर भी आज भी हम इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यहाँ तक कि कल्पना चावला की हम बात यहाँ पर करें, हर चीज में हरियाणा आगे है। शिक्षा के स्तर को तब से लेकर अब तक क्यों नहीं सुधारा जा पाया है?
इतने साल हो गए, सरकारें आई गई हैं, कल की तो बात है नहीं। देखिए, जहाँ तक सीबीएसई है, एक नेशनल लेवल का बोर्ड है और लोगों में इस सीबीएसई का क्रेज रहा। हरियाणा बोर्ड के अंदर भी अब जैसे परिमल जी ने भी बताया, लास्ट ईयर से काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिला है। जो बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, उन्होंने जैसे कोड स्कैनिंग का था, तो जैसे जैसे देखिए नकल जो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से ही कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमारे को जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो गांव के अंदर एक ऐसा तबका है जो चाहता है कि वास्तव में रिफॉर्म्स हो, चेंजिंग हो, तो एक तरह का एक सामाजिक सिस्टम के साथ लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और जब उन चीजों पे हम कंट्रोल कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जब एक लोगों का विचार बदलेगा कि इन चीजों का कोई फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, तो ये चीजें अब जब कंट्रोल होंगी तो डेफिनेटली बोर्ड का भी जो रैंकिंग है वो अपने आप ही सुधर जाएगी। और इसमें प्रयास जो है बहुत एक दिल से, एक ईमानदारी के साथ एफर्ट्स इस साल किए गए हैं और मैं मानता हूं कि नजदीक आने वाले भविष्य के अंदर वो चीजें देखने को मिलेगी। मैं दूसरी बात आपको कहा कि रोजगार वाला, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि हमारे पिछले कई वर्ष से हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी वोकेशनल कोर्सेज का है ट्रेनिंग चलवाई गई, जिसमें 9 से लेकर 12 तक का जो बच्चा है वो वोकेशनल कोर्सेज, चाहे मैं ये मानता हूं कि अगर एक बच्चा गांव का है, रिसोर्स है और एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर स्किल तो हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहे मैं लड़कियों के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस का कहूँ, रिटेल का कहूँ या हमारा सिक्योरिटी के कहूँ, जितने जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं वो स्कूल के अंदर स्टार्ट किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फर्स्ट टाइम पिछले 2 साल से रोजगार मेला लगा है और जिसके अंदर जिन बच्चों ने, यहाँ तक कि 10th का बच्चा भी जिसने 2 साल का उसके बाद डिप्लोमा था या 12th का था, उन सभी बच्चों को प्लेसमेंट भी हुई है। तो ये एक स्टार्ट है और धीरे धीरे ये चीजें जब आगे बढ़ेंगी तो ये अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात करूं उसके अंदर ये वोकेशनल जो सिस्टम हमारा 6th क्लास से स्टार्ट होगा, तो चेंज आया। देखिए लास्ट पॉलिसी हमारी जब बनी थी उसके बाद ना तो उस टाइम पे कोई आईटी थी ना कोई कंप्यूटर सिस्टम था, तो उसको आने में लगभग हमारे पास इतने 2020 में जाके आई है, तो उस चीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा और जो एजुकेशन है वो रोजगार से उसका रिलेशन अपने आप ही आगे बढ़ने से। माफ कीजिएगा सर, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। एक सवाल मेरा बहुत जहन में इतनी देर से मैं सोच रही थी, वो सवाल मैं जरूर पूछूंगी, क्योंकि अक्सर हम जब भी खबरें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो सोचने में मजबूर करती हैं कि वाकई में आज के दिन में भी ऐसा होता है क्या। हरियाणा में अभी भी कई ग्रामीण अंचल की मैं बात कर रही हूँ, हरियाणा में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कई सरकारी स्कूलों में अभी भी टीचर्स की कमी बनी हुई है। आप इस बात का मतलब समझते हैं सर? और कई कई सालों से इसकी कमी बनी हुई है। मैं ये नहीं बोल रही कि मौजूदा समय में बनी हुई है या उससे पहले कभी नहीं बनी हुई, लेकिन आज के वर्तमान समय में हालात तो आप लोगों को ही सुधारने हैं। सर इस बात को मानते हैं? आपने सारी चीजें तो गिनवा दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की, जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा कहां से लेके आएंगे? सर बहुत अच्छा एक और मैं जो जोड़ूंगा इसके साथ, जैसे कल भी जो है चेयरमैन महोदया कह रही थी कि HKRN के माध्यम से जो है टीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। HKRN के माध्यम से जब टीचर्स को रिक्रूट करते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता है, तो उस प्रकार से फिर एजुकेशन कैसे बढ़िया मैनेज होगी? परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होती? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नहीं परिमल जी, ऐसा है, HKRN पोर्टल से भी जो भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई है, जो हमारा एजुकेशन रूल 2003 के अंदर जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, उससे कहीं पर भी कोई भी समझौता नहीं किया गया। सभी टीचर्स हमारे पास वेल क्वालिफाइड हैं। HTET जिसने क्लियर किया है उन्हीं को इसके अंदर एकेडमिक जो सब्जेक्ट है मेन, उसके लिए उनको HKRN पोर्टल के थ्रू किया है। तो जैसे आपने कहा कि टीचर्स की शॉर्टेज, देखिए एक बहुत बड़ा एजुकेशन का, आप हरियाणा की बात करो तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सिस्टम है। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था कि जो टीचर्स की पोस्टिंग हो उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ना हो, तो उसके लिए एक टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का ऑनलाइन सिस्टम लाया गया, जिसमें यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब वो सिस्टम आया तो कुछ जो दूर के इलाके थे वहां पे टीचर्स की कुछ कमी रही, और उसके लिए भी जैसे एकदम अगर सरकार के पास कोई प्रस्ताव जाएगा तो वो प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन HKRN के माध्यम से जहां पे टीचर्स की शॉर्टेज है वहां पे लगभग टीचर्स की जो है कमी पूरे करने का लगातार प्रयास।
ये प्रयास बहुत जल्दी हो तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन साथ ही साथ मांग ये होती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ना हो, परमानेंट वहां पर हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद ये वजह है कि अगर स्कूल में टीचर्स मिल जाए तो शायद इंस्टीट्यूट्स या कोचिंग सेंटर में बच्चों की भीड़ ज्यादा ना हो। मैं सही कह रही हूँ परिमल जी? जी, जैसे टीचर्स की कमी के ऊपर तो लगातार जो है 2011 में भर्ती निकली थी हरियाणा में प्राइमरी टीचर्स की, 2011 से अब 2023 में बैठे हैं, 12 साल हो गए। तो 12 साल तक जो है कितने टीचर रिटायर हुए होंगे, कितने लोगों ने जो है किन्हीं अपने पर्सनल कारणों की वजह से बीच में जॉब छोड़ी होगी। बहुत सारे लोग जो है इतने बड़े डिपार्टमेंट में जो एक्सीडेंट वगैरह में भी जो है जैसे खत्म हो जाते हैं। तो वो जो कमी है वो कमी तो प्रभावित होती ही है। और HKRN के माध्यम से जो डिग्रियां होती हैं, डिग्रियां किस प्रकार से यहाँ पर अर्जित की जाती हैं, वो किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। और आज के टाइम पर तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां और ये सब चीजें जो करने लग गई है, उनका भी क्या करें। तो जो टेस्ट का क्राइटेरिया है, परमानेंट भर्ती होती है, उसमें जो बच्चे पास होते हैं और टेस्ट में जो पेपर लीक नहीं होना चाहिए प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर टाइम के हिसाब से, और जितनी रिक्रूटमेंट है वो हर साल क्यों नहीं होती, क्वेश्चंस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस का रिपीटेशन आजकल वो बहुत ज्यादा मुद्दा उठा है। बिल्कुल एक बड़ी गड़बड़ जो है, बड़ी चूक थी HSSC के पार्ट पर, जिसके कारण से फिर से सरकार की और HSSC की किरकिरी हुई है। पहले HSSC में उन पेपर्स की बात करूं तो मैं जो है आउट ऑफ सिलेबस जो पता नहीं कहां से उठा करके क्वेश्चंस दे देते थे। 10th लेवल क्वालिफिकेशन है, MA के लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, IT के क्वेश्चंस वहां पर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें थी, मैंने बहुत बार इन बातों के ऊपर भी सजेशन दिया। अब जो पिछले जो है 4-5 साल से जो पेपर हुए हैं तो आउट ऑफ सिलेबस का मसला नहीं है वहां पर। अब जो फेयर सिलेक्शन वाली बात है तो वहां भी हरियाणा में मसला नहीं है। ऑनलाइन में गड़बड़ थी तो वो भी SSC में और बैंकिंग में जो काफी हद तक जो है कंट्रोल है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय का पेपर बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गड़बड़ियों के चलते, और अब की बार तो मेरे ख्याल से एक भी फेयर कैंडिडेट सिलेक्ट होगा नहीं केंद्रीय विद्यालय में अब की भर्ती में। केंद्रीय विद्यालय जो पढ़ाई में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अब इस तरीके से जो टीचर्स अगर रिक्रूट होंगे तो धीरे धीरे उनका स्तर भी गिरेगा। तो इन बातों के ऊपर हम लोग जो है ध्यान करें और हर साल जितनी रिक्रूटमेंट है उस हिसाब से हर साल भर्तियां की जाएं, तो फिर ये इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर HKRN के तहत लोगों को नहीं लगाया जाएगा। अब लोगों को लगाया जाता है, फिर वे परमानेंट होने के लिए जो है करते हैं। एडॉक टीचर्स का मसला, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का मसला लगातार जो है इश्यूज में बना रहता है। तो उनको शुरुआत से ही अगर परमानेंट लगाया जाए तो ज्यादा सही रहे। इस प्रकार की पॉलिसी आनी ही नहीं चाहिए, कम से कम एजुकेशन में। बहुत महत्वपूर्ण बात की परमानेंट होना चाहिए सर, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल तो अगर टीचर चल जाए तो बच्चे इंतजार करते रहते हैं सालों साल। ऐसा है, स्कूल के अंदर अगर इंस्टेंटली आपको कोई ना कोई अरेंजमेंट करना है तो इस तरह की जैसे HKRN पोर्टल के तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंस्टेंटली एक स्कूल के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है तो आप नई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। तो HKRN में ये नहीं कहा कि परमानेंटली यही प्रोसीजर रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है, अगर एक स्कूल के अंदर यही प्रोसीजर है कि कहीं पर अगर शॉर्टेज हो तो इंस्टेंटली वहां पर टीचर की अपॉइंटमेंट हो जाए, तो इसलिए इस तरह के रिसोर्सेज का जो है वो यूज करना जरूरी भी है कई जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए सत्र का भी एक बात और कहूंगा परिमल जी, लेकिन जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट HKRN के थ्रू है, बिल्कुल वो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग उनकी अपॉइंटमेंट है। उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया। सर 12 साल तक भर्ती नहीं होती, 12 साल भर्ती नहीं होती तो अर्जेंट कैसे हो गया? स्कूल के बच्चे गेट पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर धरना देने कितने दिन तक जो ये अर्जेंट रहेगा? मैंने कहा जहां शॉर्टेज है, कई बार स्कूल के लेवल पे, बच्चों के लेवल पे चीजें आती है, मैं उससे वो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा है कि जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि 10-12 साल से सिलेक्शन नहीं। मैंने कहा कि क्या जो टीचर्स हैं वो एक हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री, उन्होंने HTET का टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो टीचर्स हमारे क्वालिफाइड नहीं है। ठीक, बिल्कुल। आखिरी के 5 मिनट में चाहूंगी यहाँ पर परिमल जी, एक बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है उनकी शिक्षा को लेकर, और शिक्षा का जो स्तर है उसे कैसे बढ़ाया जाए, मुझे लगता है एक शिक्षक बखूबी बताएगा। सर आपकी क्या सोच है हरियाणा की शिक्षा को लेकर, हरियाणा की शिक्षा नीति को लेकर, और इसमें एक आमूलचूल जो परिवर्तन आगे चलकर भविष्य के लिए, क्योंकि बहुत विजनरी सोच होती है एक शिक्षक की, सर वो कम शब्दों में हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर मैम जो है जैसे सबसे पहला काम तो टीचिंग में जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि जो है प्रॉपर टेस्ट इन सर्विस भी होने चाहिए हर साल या हर दूसरे साल। दूसरे नंबर पर फिर उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उन बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है,
जो बच्चे पढ़ने के बाद कितने लोग जो है उसमें से सक्सेसफुल हुए, कितने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये क्राइटेरिया जो है जरूरी है, ये होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं जैसे अग्निवीर सेना में लागू किया है वैसे ही टीचिंग में भी लागू होना चाहिए। एक टीचर अपना टेस्ट पास करता है, प्रोसीजर पूरा करता है, उसको 3 साल का टाइम दिया जाना चाहिए। 3 साल के टाइम में वो अपनी क्लास को सही मेंटेन करता है कि नहीं, ज्ञान देता है कि नहीं, वो आगे बच्चों का फ्यूचर बढ़िया बनाएगा कि नहीं। अगर वो उस काम को सही करता है तो फिर उसको 3 साल का एक्सटेंशन दो, और नहीं तो फिर उसको टाटा दो। जो आदमी काम नहीं करता है वो आदमी या किसी दूसरे आदमी को जॉब में, दूसरे आदमी को पेपर में बिठा करके कम्प्यूटर को हैक करवा के या किसी भी प्रकार से लग जाते हैं, वे पूरी उम्र के लिए शिक्षा पर और हरियाणा की जनता पर और बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। तो ये काम बहुत जरूरी है और इस प्रकार की बैकडोर एंट्रीज खूब होती रहती हैं। कोई आदमी इस बात को मना नहीं कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव कि अग्निवीर जो है इस यहाँ पे भी होनी, क्लास से बाहर निकल के भी बच्चों की एक्टिविटी होनी चाहिए। वो एक्टिविटी का पोर्टल भी बनना चाहिए। वो कागजों में तो हो जाता है, वैसे नहीं होता है। हर स्कूल में डीओ साहब इस बात से 100% एग्री करेंगे कि इतने कागज और डॉक्यूमेंट्स और इस प्रकार का काम हो गया कि स्कूलों के डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं होते हैं। स्कूल और जो पूरा जो स्टाफ उसी को करता 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 करता, कभी ऑनलाइन है, कभी ऑफलाइन है, कभी ये चीज है, कभी वो चीज है। तो बहुत भयंकर बुरा हाल है इस बात का भी स्कूलों के ऊपर। जी बिल्कुल नवीन सर, अब क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात सर ने कह दिया, आखिरी के कुछ चंद शब्द आप यहाँ पर जरूर कहें। और मैं चाहूंगी कि आपके वो शब्द जो हैं वो आगे उन बच्चों की शिक्षा को लेकर और आगे तक ले जाए और हम कह सके कि यस, हरियाणा के जो बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। देखिए, टीचर्स का एक रेगुलरली असेसमेंट, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली चेक होनी भी चाहिए। और जहाँ तक ये भी डिपार्टमेंट का प्रयास रहा है कि हम अपने टीचर्स को एक लगातार ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते रहें, जिससे कि बच्चों के पास जाएं तो एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको दे भी सकें। जहाँ तक ये बात है कि कुछ कम टाइम के लिए अपॉइंटमेंट करना, मुझे मेरा ये विचार है कि जब तक उनके मन में एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, हमारे पास अदर्स टूल्स भी हैं जो हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं। तो एजुकेशन में इस तरह का मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता नहीं है। हम अपने टीचर्स का नॉलेज अपडेट करते रहें और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, हाँ, एक तरह का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और मेंटरिंग है, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। थोड़ा सा और ज्यादा अगर इफेक्टिव होगी तो इसके रिजल्ट और अच्छे आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नवीन गुलिया जी आपका, और मिस्टर परिमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आग्रह करूंगा जनता टीवी के संपादक श्री शशि रंजन जी से कि मंच पर आकर हमारे सत्र के अतिथियों का सम्मान करें। तालियों के साथ एक बार प्लीज मैं चाहूंगी, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा है क्योंकि आप सबकी भागीदारी यहाँ पर रही है, और ये क्षण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो दिग्गज हैं वो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं।